जाने जहां में खुश आमदीद और एपिसोड 28 अमर बेल की किस्त नंबर 28 में भी खुश आमदीद। एक नया चैप्टर इस नॉवल में शुरू हो चुका है जो कि है जुन्नैद, और अब अलीज़े और जुन्नैद के रवाबे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी कहानी उनकी शुरू हो चुकी है। वो उसे बुलाता है लंच पे, और अब अलीज़े अगले दिन उसके साथ लंच पे जाती है, जहां पे जुन्नैद अपनी फैमिली के बारे में उसे बताता है और कहता है कि हम लोग 5 बहन भाई हैं और मैं दूसरे नंबर पर हूं, एक बहन मुझसे बड़ी है। अगले दिन वो उसे लंच पर बता रहा था और फिर कहने लगा कि दूसरा भाई तो सबसे छोटा है, खासी रिवायती किस्म की फैमिली है हमारी। वो मध्यम आवाज में से मुस्कुराते हुए कह रहा था और फिर कहने लगा कि मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वो इस्लामाबाद में होती है, और मेरी असल में फैमिली जो है वो लाहौर में रहती है, और मैं भी वहीं अपने बाबा की फर्म में काम करता हूं। दरअसल मेरे बाबा भी आर्किटेक्ट ही हैं। खाना खाते हुए वो उसकी बातें सुनती रही, और कल की निस्बत आज उसका डिप्रेशन खासा कम हो चुका था, और वो अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि इसमें जुनैद का कितना हाथ था। उस दिन लंच पर उन दोनों में खासी तवील गुफ्तगू हुई, और अलीज़े को एहसास हुआ कि जुनैद और उसकी बहुत सी आदत एक जैसी थी। वो बहुत शाइस्ता और नफीस मिजाज का मालिक था। अपनी उम्र के आम नौजवानों के बरक्स वो खासी मैच्योर सोच रखता था, और वो बड़े ही नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। वो इस दोपहर को उसके साथ हाइकिंग के लिए भी गई, और इस दौरान उस पर यह भी इंकशाफ हुआ कि जुनैद एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर भी था। अलीज़े को उस वक्त खुशगवार हैरत हुई जब उसने कैमरा पास होने के बावजूद भी अपने कैमरे से अलीज़े की कोई तस्वीर नहीं ली थी। अलबत्ता खुद उसके कैमरे से कुछ बहुत अच्छे मनाजिर के अलावा अलीज़े की भी चंद तस्वीरें ये कहते हुए उसने खींची थी, मुझे उम्मीद है कि जब आप इस रोल को डेवलप और प्रिंट करवाएंगी ना, तो आपको एहसास होगा कि मैं सिर्फ अच्छा आर्किटेक्ट ही नहीं हूं, फोटोग्राफर भी हूं। और इसी तरह उनका यह दिन बहुत अच्छा खुशगवार गुजरा, और रात को वो पोल के पास फिरते रहे जुनैद के तय किए हुए शेड्यूल के मुताबिक। इसके बाद अगली सुबह वो उसे और सजीला को खुदा हाफिज कहने भी आया था, और सजीला ने वापसी पर रास्ते में गाड़ी में उससे कहा कि अच्छा लड़का है ना जुनैद, और अलीज़े ने मुख्तसर जवाब दिया कि हाँ। तुम्हारा भी तो अच्छा वक्त गुजर गया ना उसके साथ, मुझसे बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। सजीला ने मुस्कुराते हुए से बताया, तो वो जवाबन मुस्कुराई, जी बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा उसके साथ। और सजीला ने एक और तबसरा किया और कहने लगी, मुझे भी काफी ग्रूम्ड लगा है वो। और अलीज़े ने जवाब में कुछ भी कहने के बजाय सवाल किया और कहने लगी कि आप इसकी फैमिली को जानती हैं क्या? हाँ, काफी अरसे से, सजीला ने मुख्तसरन जवाब दिया, और फिर कहा, तुम मिलना चाहोगी इसके घर वालों से? और अलीज़ा गड़बड़ाई और कहने लगी, नहीं, मैं क्यों मिलना चाहूंगी, ऐसे ही ना, अच्छे लोग हैं इसलिए कह रही हूं। सजीला आंटी ने कहा, और फिर अलीज़ा कहने लगी कि हाँ, जुनैद से मिलकर इसका अंदाजा हो रहा है मुझे, लेकिन जुनैद को देखकर बहुत अजीब सा भी एहसास होता है मुझे। और सजीला ने चौंक कर उसे देखा, अजीब सा एहसास, क्या मतलब? हाँ, मुझे यूं लगता है जैसे मैंने उसे पहले भी शायद कहीं देखा है, या फिर उसकी आवाज सुनी है। उसका नाम भी मुझे बहुत शनासा लगा, मगर बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है। अलीज़े ने पुरसोच अंदाज में कहा, और फिर सजीला आंटी ने कहा कि क्या जुनैद ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? नहीं, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और सजीला ने एक गहरा सांस लिया और फिर कहने लगी, हाँ, फिर ये तुम्हारा वहम ही होगा ना, बाज लोगों की शक्ल हमें वैसे ही शनासा लगती है। और अलीज़े उलझे हुए अंदाज में कंधे उचका कर रह गई और कहने लगी, शायद हो सकता है।
नाइस ट्विस्ट। अब ये कौन है जुनैद और इसकी क्या है मिस्ट्री? खैर अगले सीन की तरफ चलते हैं और भुरबन से वापसी के बाद तीसरे दिन वो लाहौर चली आई थी। फाइनली वो वापस लाहौर आ चुकी है और नानो वापस अपने घर शिफ्ट हो चुकी थी और घर की बैरूनी दीवार और गेट की नए सिरे से तज़य्युनो आराइश कर दी गई थी। लेकिन गेट पर पहली नजर ने अलीज़े को फिर उस रात की याद दिलाई और वो कुछ देर गेट पर मौजूद चौकीदार का हाल अहवाल दरियाफ्त करती रही। और फिर अंदर आकर उसने सबसे पहली कॉल किसको की? और शहला कहने लगी मैं अभी आती हूं तुम्हारी तरफ। उसने अलीज़े की आवाज सुनते ही कहा और अलीज़े ने फोन बंद कर दिया। वो जानती थी वो आधा घंटा ही के बाद वहां पे मौजूद होगी और ऐसा ही हुआ। और इस वक्त लाउंज में नानो के साथ वो गपशप में मसरूफ थी जब शहला आ गई और फिर रात तक वो दोनों बातें करने में मसरूफ रही। और उसके जाने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए जाना चाहती थी जब नानो ने उसे रोका और कहा कि अलीज़े बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसने नानो की बात पर हैरत से कहा कि सारा दिन हम बातें ही तो करते रहे हैं नानो। हाँ बातें तो हमने की हैं लेकिन ये जरा संजीदा बात है और मैं चाहती हूं कि तुम इसे तवज्जो से सुनो। नानो अब संजीदा थी। जी आप बताएं मैं सुन रही हूं। वो भी संजीदा हो गई। वो इस्लामाबाद में सजीला ने तुम्हें एक लड़के से मिलवाया था ना, जुनैद इब्राहिम था ना नाम उसका। उन्होंने बात शुरू करते हुए कहा तो अलीज़े हैरान रह गई। इस्लामाबाद में नहीं भोरबन में मिलवाया था, उसने तस्दीक करते हुए कहा। अच्छा जो भी है चलो भोरबन ही सही। तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है वो? और अब अलीज़े के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। नानो का सवाल अब उसके लिए सवाल नहीं रहा था। क्या मतलब है नानो आपका? वो वैसा ही था जैसे सारे लड़के होते हैं। इस बार उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। दरअसल जुनैद इब्राहिम के घर से प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। नानो ने अब तमहीद तो खत्म कर दी और वो बेहिस्सो हरकत बैठी रही। मुझे भी अच्छे लगे हैं उसके घर वाले। नानो ने उसके तासुरात से बेखबर उसे बताया। और मैंने लड़के की तस्वीर भी देखी है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा है। और सजीला से फोन पर मेरी बात हुई तो उसने भी काफी तारीफ की है उसकी। वो बात करते करते एक लहजे के लिए रुकी और फिर उसका चेहरा देखते हुए उन्होंने कहा, लेकिन बहरहाल मैंने अभी भी उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है क्योंकि तुमसे पूछे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं ना कर सकती और ना ही कुछ हो सकता है। और अलीज़े ने जवाब दिया तो सिर्फ इतना कि नानो मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। और नानो कहने लगी कि ये तो एक इंतहाई अहमकाना बात है और कम से कम मैं ऐसी किसी बात की बिना पर तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकती ना। नानो ने कतई अंदाज में कहा। और अलीज़े कहने लगी कि नानो मुझे कुछ वक्त चाहिए, चंद साल और। किस लिए? आप जानती हैं नानो मैं किसी एनजीओ या न्यूज़पेपर को ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहती हूँ। और फिर नानो कहने लगी कि अलीज़े ये काम तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना। नहीं मैं शादी के बाद ये काम नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बाद कोई भी इतना यकसू होकर काम नहीं कर सकता। और नानो उसकी बात पर बेख्तियार हंसी और कहने लगी, क्या अहमकाना बात की है तुमने। और वह खामोश रही। अच्छा ये बताओगे यही वजह या कोई और भी वजह है? और उसने कुछ कहे बगैर सिर्फ एक नजर उन्हें देखा। नानो मैं उससे सिर्फ 2-3 बार मिली और वो भी उसे एक आम शख्स समझकर। अगर मैंने ये कह दिया है कि वो एक अच्छा आदमी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उस अच्छे शख्स को मेरे सर पर ही मुसल्लत कर दिया जाए। और इस बार उसकी आवाज में खफगी नुमायां थी। अरे भाई कौन मुसल्लत कर रहा है किसी को तुम्हारे सर पर? बहुत ही अहमकाना बातें करती हो तुम तो।
میں نے تو تمہیں صرف ایک پروپوزل کے بارے میں بتایا ہے۔ اس بار نانو نے قدرے مفاہمانہ انداز میں کہا۔ سمینہ اور سکندر کا بہت پریشر ہے مجھ پر، اور وہ بار بار مجھ سے اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ ابھی تک تو میں یہی کہتی رہی ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہو، لیکن اب خود ہی بتاؤ نا میں ان سے کیا کہوں۔ اور پھر تمہارے انکلز کا بھی بہت پریشر ہے۔ اب تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں نا کچھ سوچ لینا چاہیے علی سے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کھرچتے ہوئے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا سنو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں، تم ان کے بارے میں غور کر لو۔ نانو نے تحمل سے کہا تو وہ کہنے لگی، میں ان میں سے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی نانو۔ یعنی آپ اپنی زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہیں؟ بہت خوب علی سے بیٹے، نانو نے بھی کافی تنقیدی انداز میں کہا، اور پھر کہنے لگی، یا تم پھر کسی نیوز پیپر میں کام کر کے کوئی انقلاب لانا چاہتی ہو، اسی قسم کا انقلاب نا جو آپ نے چند ماہ پہلے لانے کی کوشش کی اور جس کے نتیجے میں آپ کو یہاں سے بھی جانا پڑا۔ وہ قدرے بلند آواز میں بات کر رہی تھی اور علی سے اسی طرح سر جھکائے اپنی انگلیوں کو انگوٹھے سے کھرچتے ہوئے کسی دلچسپی کے بغیر ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اور اب تو نانو سیریس ہو گئی اور کہنے لگی، اچھا بتاؤ کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ جون آف آرک یا پھر مدر ٹریسا، یا پھر آپ نے بس یہ طے کر لیا کہ آپ ایک کے بعد ایک کر کے میرے لیے مصیبتیں لاتی رہیں گی؟ اور علی سے کہنے لگی کہ نانو آپ ایک بہت ہی فضول بات پر ناراض ہو رہی ہیں مجھ سے۔ اس نے ان کی باتوں کے جواب میں خاصی بیزاری سے کہا، اور نانو کہنے لگی کہ فضول بات؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس قدر ارریشنل ہو؟ علیزے اپنی یوٹوپیا سے باہر آ کر کبھی حقیقی دنیا کو بھی دیکھا کرو، سمجھ آئی؟ اور ان کی ڈانٹ جاری تھی۔ جی نانو، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کتنی ارریشنل ہوں۔ آپ کو مجھے اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ میں شادی کروں گی نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جنید سے اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہی بتا دو کہ کس سے کرنا چاہتی ہو تم۔ اور نانو کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور پھر جیسے انہیں اپنے سوال پر افسوس ہوا اور علیزہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور اس نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اور نانو کا غصہ اور ناراضی یکدم جھاگ کی طرح غائب ہو گئی تھی، اور وہ کئی منٹ بالکل خاموشی بیٹھی رہی۔ نانو نے اس کے چہرے پہ جو بات تھی وہ پڑھ لی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ نانو نے اس کے چہرے پہ عمر ہی کو پڑھا تھا، اور پھر کہنے لگی کہ تم جو چاہتی ہو نا لیزے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اور علیزہ بات کو کور کرنے کے لیے کہنے لگی کہ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا نانو، میں اس کے باوجود بھی سب کچھ جانتی ہوں۔ ہر بات کو سمجھنے کے لیے لفظوں کا سہارا ضروری نہیں ہوتا علیزہ۔ اور وہ کچھ دیر حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نانو، اگر آپ واقعی سب کچھ جانتی ہیں نا تو پھر آپ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اچھا بتاؤ، تم واقعی عمر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اور علیزہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور نانو نے بھی بڑا دو ٹوک سوال کیا۔ نانو از ویری اسمارٹ ہیئر، کہنے لگی میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ کب کرنا چاہتی ہو، کچھ اور پوچھا ہے میں نے۔ ہر علیزہ کہنے لگی کہ نانو بتا تو رہی ہوں کہ میں نے بھی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ اور نانو کہنے لگی کہ علیزہ، اور انہوں نے اس بار
बड़े ही तनबीही अंदाज में कहा था। ना, जिस सवाल का आप जवाब जानती हैं वो मुझसे क्यों कह रही हैं? और इस बार उसकी आवाज में वाज़ेह शिकस्त खुर्दगी थी। और फिर अलीज़े ने वो कह दिया जो वो छुपा रही थी। नानो, उमर के अलावा मैं और किससे शादी कर सकती हूँ? क्यूट। उसकी आवाज में लर्जिश थी, यूं जैसे वो अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। आप मेरे सामने हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रपोजल लाकर रख देती हैं। आप मुझसे उमर के प्रपोजल के बारे में बात क्यों नहीं करती? लेकिन हाँ, मैं जानती हूं आप ये नहीं कर सकती। अगर उमर को मुझ में दिलचस्पी ही नहीं है तो। और फिर वो खामोश हो गई और फिर नानो कहने लगी, हाँ, ये सब कुछ जानती हो और इसके बावजूद भी तुम। और फिर नानो ने भी अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अलीज़े कहने लगी कि नानो, मैं क्या कर रही हूं? आप जानती हैं ना, मैं हकीकत पसंद होने की कोशिश कर रही हूं। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर कहने लगी, मैं कोशिश कर रही हूं कि जिंदगी को उमर के बगैर गुजारना सीख जाऊं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वो मुस्कुराई तो थी मगर उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर नानो ने मौजू बदलने की कोशिश की और कहा कि जुनैद बहुत अच्छा लड़का है अलीज़े बेटे। और उसने भी फौरन कहा, उमर भी तो बहुत अच्छा है ना। और लाउंज में फिर चंद लम्हे के लिए खामोशी रही। और फिर अलीज़े ने अपने दिल की आवाज के लिए स्टेप लेना शुरू कर दिया और कहने लगी कि नानो, एक बार आप उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं करती? आप एक बार उससे मेरे बारे में बात तो करें ना। और इस बार उसकी आवाज में इल्तिजा थी। आप उसे यहां बुलाकर उससे मेरे बारे में बात करें ना। और नानो ने कहा कि और अगर उसने इनकार कर दिया तो? ठीक है, अगर उसने इनकार कर दिया ना तो ठीक है, आप जुनैद से फिर मेरी शादी कर देना और मैं एतराज नहीं करूंगी। अब वो मजीद कुछ भी कहे बगैर उठकर अपने कमरे में चली गई। मोहब्बत और इज्जत नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज्जत नफ्स को खत्म करती है। या तो बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज्जत। हाथ की मुट्ठी में दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। और इस वक्त कमरे में आने के बाद अलीज़े भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। उसे यकदम बहुत ज्यादा थकन का एहसास हो रहा था और वो सोचने लगी कि क्या मैंने ठीक किया है? ये सब कुछ जो कुछ मैंने नानो के सामने कहा, उसने अपने दिल की आवाज कही थी। और खिड़की के पर्दे हटाते हुए उसने बाहर फैली हुई तारीकी में झांकते हुए सोचा था कि क्या खुद को इस कदर गिरा देना ठीक है? वो अपने सीने पर बाजू लपेटे सोच रही थी, ये जानने के बावजूद भी कि उमर और जूडी, तो फिर मैं आखिर अपने लिए किस रोल का इंतखाब करना चाह रही हूं? उसने अपने होंठ भींच लिए। ये जानने के बावजूद भी कि उमर शायद कभी भी मुझसे शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहा, मैं उससे फिर भी ये ताल्लुक क्यों कायम करना चाहती हूं? उसने गहरा सांस लिया और फिर सोचा कि आखिर उमर ही क्यों? वो खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी इस वक्त। शायद मैं अभी भी मैच्योर नहीं हुई हूं और शायद मैं कभी भी मैच्योर नहीं हो सकती।
یا پھر عمر جہانگیر وہ حد ہے جہاں میری میچورٹی ہی ختم ہو جاتی ہے اور میرے حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر میں صرف وہ دیکھتی اور وہ سنتی اور وہ کہتی ہوں جو اس کی خواہش ہوتی ہے، یا پھر شاید اسی کیفیت کو محبت کہتے ہیں. اور اسے اپنی آنکھیں دھندلی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. نہ صرف یہ سین ختم ہوا بلکہ یہ چیپٹر 44 بھی یہاں پہ ہوا ختم اس نوٹ کے ساتھ. کیا خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہر محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے. یا تو بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت، اور ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی. بڑھتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف، باب نمبر 45، چیپٹر 45. اس سین میں ہم جا رہے ہیں تھوڑا پاسٹ کی طرف، وہاں پہ جہاں پہ معاذ حیدر یعنی کہ علیزہ سکندر کے نانا کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، عمر کہاں پہ تھا، علیزہ نے کیسے سروائیو کیا تھا اس سوسائیڈل اٹیمپٹ کے بعد، کیا کچھ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ سینز پہلے عمر جو ہے وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا. اردو میں کہتے ہیں مقابلے کا امتحان، اور انگلش میں سے کہتے ہیں CSS. اور اردو میں سے مقابلے کا امتحان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ واقعی میں مقابلہ یہاں پہ ہوتا ہے بہت سخت. تو جناب ناول میں تو ہیرو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو یہاں پہ عمر بھی کر چکا ہے مقابلے کا امتحان کامیابی سے. عمر نے مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے بعد جو اگلے 2 سال تھے وہ لاہور اور اسلام آباد میں گزارے تھے، اور وہ نانوں کے گھر نہیں رہا تھا، لیکن وہ مستقل علیزہ سے ملتا رہتا تھا اور اسے فون بھی کرتا رہتا تھا. کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب وہ علیزہ کو فون نہ کرتا ہو. وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے پورے دن کی روداد بھی سناتے، اور عمر اسے وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں سے نوازتا رہتا اور وہ آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کرتی رہتی. عمر پر اس کا انحصار ہر معاملے میں بڑھ گیا تھا، اور ایسا کرنے میں بڑا ہاتھ عمر ہی کا تھا. شاید وہ ہر معاملے میں اس کی اسی طرح مدد نہ کرتا تو وہ ہر معاملے میں اسے انوالو کرنا بھی چھوڑ دیتی. انہی 2 سالوں کے دوران معاذ حیدر کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد نانوں میں یکدم بہت ساری تبدیلیاں آ گئی تھیں. ان کی سوشل سرگرمیاں بہت محدود ہو گئی تھیں، اور علیزہ پر ان کی توجہ بہت بڑھ گئی تھی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب اکیلی ہو چکی تھی، اور ان کے لاشعور میں یہ احساس تھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد علیزہ کی شادی کی صورت میں وہ مکمل طور پر تنہا ہو جائیں گی. اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے علیزہ پر بہت سی پابندیاں ختم کر دی تھیں، اور وہ اب اسے کسی بات پر مجبور نہیں کرتی تھی. اور عمر ان دنوں اپنی پہلی بیرون ملک پوسٹنگ پر امریکہ جا چکا تھا، اور ان کے درمیان رابطہ ابھی بھی قائم تھا، مگر فون کالز کے تسلسل میں کمی ہو چکی تھی. اور نانو کے ساتھ زندگی میں پہلی بار اس کی بے تکلفی اور دوستی میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ اسی دوستی کا نتیجہ تھی کہ انہوں نے اے لیولز کے دوران اس کے لیے پروپوزلز کی تلاش بھی ترک کر دی تھی، اور سمینہ اور سکندر کے اصرار اور دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے اس معاملے میں وہی کیا تھا جو علیزہ نے چاہا تھا. اور اس میں بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ عمر کا تھا، جو مسلسل نانو کی برین واشنگ کرتا ہی رہتا تھا. اور نانو کے لاشعور میں شاید کبھی کہیں پہ یہ بات تھی کہ عمر اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ علیزہ کی ابھی کہیں پہ شادی نہ ہو، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا تو تب وہ خود اس سے شادی کرنا چاہے گا. اور ان کا خیال تھا کہ وہ جو اس کی تعلیم مکمل کروانے پر اتنا اصرار کر رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی پسندیدگی ہے. کیا نانو کے اندازے ہونے والے ہیں غلط ثابت؟
लग तो ऐसा ही रहा है। खैर, उमर की अमेरिका पोस्टिंग होने के बाद भी नानो के जहन से ये ख्याल महव नहीं हुआ था, क्योंकि उमर का अभी भी उनके और अलीज़े के साथ राब्ता था, और अगरचे ये राब्ता पहले की तरह मुस्तकिल नौयत का ही था, लेकिन फिर भी अभी इस राब्ते ने रस्मी नौयत इख्तियार नहीं की थी। उमर अब भी अलीज़े के बारे में फिक्रमंद रहता था और उसके बारे में अक्सर ही नानो से गुफ्तगू करता रहता था, और अहम मौके पर भी वो कभी अलीज़े को कॉल करना ना भूलता था। लेकिन फिर हुआ वही जो हमेशा से होता है दूर जाने के बाद। आहिस्ता आहिस्ता अलीज़े और नानो के लिए की जाने वाली जो फोन कॉल्स होती थी उनमें कमी आने लगी थी, क्योंकि वो अपनी जॉब की वजह से मुतमईन नहीं था। क्यों मुतमईन नहीं था, ये बात उसने कभी तफसील से बताने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो जब भी फोन पर नानो या फिर अलीज़े से बात करता तो वो तल्ख हो जाता, और उसके लहजे में रच जाने वाली इस तलखी की क्या वजह थी? जहांगीर मौज या फिर हर चीज से बहुत जल्द उकता जाने की उसकी ये जो अपनी आदत थी, या फिर यूं कह लीजिए कि जहांगीर मौज के दबाव पर किए जाने वाले वो जो मुसलसल गैर कानूनी काम थे, शायद वही वजह थे उसके इस तल्ख रवैये के। और खास तौर पे वो सबसे ज्यादा तल्ख तब हुआ था जब उसके अपने दोस्त शहबाज मुनीर के कत्ल के बाद उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था अपने अंकल अयास के साथ। उस दिन सरगोशियों में क्या कुछ हुआ था वो अभी तक नॉवेल में नहीं बताया गया। वो अक्सर ही कहा करता था कि पापा मुझे रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ दफा तो मुझे यूं महसूस होता है कि मैं कोई भी अपना काम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज में पापा की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। और ये शिकायत वो अक्सर ही फोन पर अलीज़े और नानो से करता था। वो कहेंगे ना अगर दिन तो मुझे दिन कहना है, और अगर वो रात कहेंगे तो मुझे रात कहना है। ये हालत हो चुकी है मेरी। मुझे अगर ये अंदाजा हो जाता कि पापा मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस कदर मुदाखलत करेंगे ना, तो मैं कभी इस प्रोफेशन में ना आता। मैं तो नॉर्थ पोल पर बैठने को तरजीह देता वॉशिंगटन में काम करने की निस्बत। और वो बोलता ही रहता था। और नानो भी उसे अक्सर मशवरा देती रहती कि तुम्हें अगर जहांगीर के अपने काम में मुदाखलत इतनी नापसंद है तो तुम इसे साफ कह दो। पहले भी तो तुम उससे दो टोक बात कर लेते थे ना, तो तुम्हें अब क्या हुआ है? और इस बात के जवाब में वो अक्सर ही खामोश रह जाता था। लगता है उमर की भी अब कोई कमजोरी उनके हाथ लग चुकी है और बाप अपने बेटे का भरपूर फायदा और इस्तेमाल कर रहा है। और उमर इस बात के जवाब में कहने लगा कि अगर एक पापा को मुदाखलत करने से मना कर भी दूं तो और कितनों को रोकूं। ग्रैनी जिस सिस्टम का मैं हिस्सा बन चुका हूं ना, वहां खड़े होकर कोई तकरीर में नहीं कर सकता और ना ही कोई तब्दीली ला सकता हूं। और गलत काम से रोकने के लिए या फिर बचने के लिए ना तो मैं अपने ऑफिस टेबल के नीचे छुप सकता हूं और ना ही किसी फाइल पर साइन करने से इनकार कर सकता हूं। जो चीज मुझ तक पहुंचती है और उसे किसी ने भी गलत नहीं समझा तो उसे मैं गलत समझने वाला कौन होता हूं? बल्कि यूं कहना चाहिए कि बेहतरीन ब्यूरोक्रेट तो वो होता है जो आंखें कान और मुंह बंद रखे, जो सिस्टम का कोक बना रहे, मेकर बनने की कोशिश ना करे। और वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसते हुए ही कहता था। और ये जो पिछले सीन में नानू ने ये कहा था ना कि उमर से शादी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके पीछे क्या वजह थी वो अब बताई जा रही है। दरअसल आहिस्ता आहिस्ता जो उमर की जाने वाली कॉल्स का सिलसिला था वो खत्म होता जा रहा था। तो नानो को तभी वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास होना शुरू हो गया था कि अलीज़े में उमर की दिलचस्पी कम होती जा रही है या फिर सिरे से ही खत्म हो गई है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी जान गई कि जहांगीर उमर की शादी एक बहुत बड़े और नामवर सियासी घराने में कराना चाहता था। इस वक्त तो उमर उस पर तैयार नहीं था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा था कि अलीज़े के साथ अब उमर की शादी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी या बहुत देर बाद ही सही जहांगीर उमर को उस घराने में शादी करने पर तैयार कर ही लेगा।
और जहांगीर मौज के दबाव के सामने ठहरना उमर के लिए बहुत मुश्किल था। और अगर वो किसी तरह जहांगीर के दबाव में ना आते हुए इस शादी से इनकार भी कर देता, तब भी इस बात का कोई इम्कान तो नहीं था कि वो अलीज़े में गुज़िश्ता दिलचस्पी की वजह से शादी की ख्वाहिश करता। और अलीज़े की भी उमर में दिलचस्पी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नानो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो उमर को पसंद करती है, और खुद अलीज़े को भी एहसास था कि नानो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। और नानो का ख्याल था कि उमर के वापस आने के बहुत इम्कानात कम हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ जूं जूं वो मैच्योर होगी, वो यकीनन उमर को अपने जहन से निकाल देगी। और खास तौर पर इस सूरत में जब उन दोनों के दरमियान होने वाला राब्ता कम से कम होता जा रहा था। लेकिन नानो के सारे अंदाजे ही गलत साबित हुए। अलीज़े के दिल में अब भी उमर ही रहता है, हर उमर के दिल में। ये एक मिस्ट्री है। उन दोनों के दरमियान राब्ता तकरीबन अब खत्म हो चुका था, और वो वक्त गुजरने के साथ नानो की तवक्कुआत के मुताबिक मैच्योर तो हो गई थी, लेकिन नानो का यह अंदाजा गलत साबित हुआ कि वो उमर को अपने जहन से निकाल देगी। उमर के लिए उसकी पसंदीदगी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, और रही सही कसर 5 साल बाद उसकी यकदम वापसी ने पूरी कर दी थी। क्योंकि वो यानी कि अलीज़े हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक करने लगी थी। जो उसे पसंद था वो करती थी, और उसकी मैच्योरिटी की हद उमर के सामने खत्म हो जाती थी। उमर की शख्सियत में यकीनन अब तक बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी थी जब वो वापस आया था, क्योंकि वो ज़हनी और जज्बाती दोनों तौर पर ही बदल चुका था। लेकिन अलीज़े एक बार फिर किसी मकनातीस की तरह उसकी तरफ खिंच रही थी, और नानो को इस बात का खदशा था उमर पाकिस्तान में रहता तो किसी न किसी तरह वो दोनों राब्ते में रहते, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो अच्छी तरह से अंदाजा कर सकती थी। और सीन हुआ यहां पे खत्म। और चैप्टर 46 में लाहौर में अलीज़े की किससे मुलाकात होने वाली है भला? जी हाँ, जुनैद से। दरअसल वो उस दिन फिरोज सन से कुछ किताबें लेने के लिए गई थी, और शहला भी उसके साथ थी, और किताबें देखते हुए वो दोनों मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ बढ़ गईं। वो एक किताब को देखने में मसरूफ थी जब उसने अपनी पुश्त पर एक आवाज सुनी। किसी ने उसका नाम लिया था, और बेख्तियार उसने पलटकर देखा, और चंद लम्हों के लिए तो वो साकित ही रह गई। वो जुनैद इब्राहिम था। अलीज़े को फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या रिस्पॉन्स दे, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ हमेशा की तरह उसी की तरफ आ रहा था, और कोशिश के बावजूद भी वो मुस्कुरा नहीं सकी थी। और गर्दन मोड़कर उसने हाथ में पकड़ी हुई किताब को बंद किया और वापस रख दिया। और अब जुनैद उसके करीब पहुंच चुका था। उन दोनों के दरमियान रस्मी सलाम दुआ हुई, और उसके बाद उसने अलीज़े से कहा। उसने अलीज़े से क्या कहा ये तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अभी इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पे खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।